हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है हमारे ब्लड वेसल्स में और किस प्रकार से हीमोग्लोबिन के साथ CO2 का कनेक्शन होता है या फिर किस प्रकार से इसका परिवहन होता है, ये आज के इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले हमने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखा था। आज हम ये देखेंगे साथ में कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से किस प्रकार से टूटकर टिश्यू में या सेल्स में या फिर किस प्रकार से उसका परिवहन होता है, आज इसका अध्ययन करेंगे। ये जो हम दिखाई दे रहे डायग्राम में ये एल्वुलाई होता है, जो हमने पिछले 3-4 वीडियो में देखते आ रहे समझते आ रहे कि एल्वुलाई क्या है। यानी कि एक वायु कोशिकाएं होती है, लंग्स में पाए जाने वाले एक लास्ट पार्ट होता है, वायु कोशिकाएं होती है, ठीक है। और अब ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है भाई, ठीक है। हार्ट से जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, राइट हार्ट के भाग में, फिर वहाँ से लंग्स में जाएगा, यानी कि वायु कोशिकाओं से ऑक्सीजन लेगा और जैसे ही ऑक्सीजन लेता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हमने इसे दर्शाए रखा, इसको ब्लैक पेन से दर्शा रखा कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसमें होता क्या है कि कंसंट्रेशन की मात्रा पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन की शुरू में आती है तो कितनी होती है 104 और अपने पास यहाँ पर कितनी आएगी फिर 95। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मात्रा कितनी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन मात्रा कितनी होगी 45 और यहाँ पर कितनी होती है CO2 की 40। तो क्या होगा, जो गैसों का प्रवाह कैसा होगा, विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा हुआ है कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इनका परिवहन होता है। तो यहाँ अधिक सांद्रता, यहाँ कम सांद्रता है तो ऑक्सीजन आसानी से इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसी प्रकार CO2 की बात करें तो CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है, यहाँ पर कम होती है, इसे आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ही RBC होती है, RBC में ऑक्सीजन, RBC में होता है हीमोग्लोबिन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था किस प्रकार से ऑक्सीजन उससे कंबाइंड होती है। ऑक्सीजन इसमें तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के पकड़ लेते हैं और इस प्रकार से हीमोग्लोबिन RBC ये प्लाज्मा में घूमती हुई पहुंचती है टिश्यू के पास। यह आप लोगों को दिखाई दे रहा, यह है टिश्यू है। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी एक RBC है। अब आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे किस प्रकार से हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइंड होती है और फिर ये ऑक्सीजन CO2 के प्रभाव से कैसे टूटकर टिश्यू को प्रोवाइड होती है, ये देखेंगे। देखो, ऑक्सीजन प्लाज्मा में 3% प्लाज्मा में घुली रहती है, बाकी 97% RBC में ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ये प्लाज्मा में घुल जाती है और फिर इस RBC में जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यू को किस प्रकार से जाती है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। होता है क्या है कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है इसमें कि जो 7% CO2 होती है, 7% CO2 वो क्या होती है, प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि प्लाज्मा में घुल जाती है। बची कितनी है, 93% CO2 किस में चल जाती है, RBC में चल जाती है। ये क्या हमारी पूरी ब्लड वेसल्स है। वही देखो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ पर सेल और टिश्यू को मिलेगा तो फिर वापस ये सेल और टिश्यू ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कंज्यूम करने के बाद उनके पास क्या बच जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, फिर वापस ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में हम सिर्फ एक RBC को समझ के काम कर रहे हैं। ये एक RBC है। RBC में हमने देखा ही था कि ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ठीक है। इसमें अब CO2 का ट्रांसफ़र किस प्रकार से होता है कि जैसे ही CO2 का 93% RBC में जाता है तो उसमें से 20 या 25% क्या होता है जो हीमोग्लोबिन होता है
ये हीमोग्लोबिन के पार्टिकल है, ये इनकी ग्लोबिन चेन है जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड है, ये हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ठीक है, ये हीमोग्लोबिन है। अब होगा क्या इसमें कि जैसे ही 20% 20 से 25% इसके साथ कंबाइंड होती है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जो हीमोग्लोबिन के हिम पार्टिकल है इसके साथ CO2 कंबाइंड होती है, तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है और यानी कि ऑक्सीजन इससे छूटना स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से O2 और CO2 में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने की होती है कि जैसे ही CO2 होती है तो O2 यहाँ से छूटने का कार्य करना स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या कि एक तो ये वजह होती है, देखो क्या कारण है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से टूटकर टिश्यू में जाते हैं। इसके पीछे ये रीज़न है कि CO2 का 7% प्लाज्मा में घुल जाती है, 93% CO2 RBC में जाती है और बाकी जो जिसमें से 93 में से 20 या 25% CO2 किस में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है तो ऑक्सीजन रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कारण यह है कि 20 से 25 यानी कि जो 30% हो गई, 25 इधर 7 यानी कि 30% CO2 का कंज्यूम हो चुकी, बाकी बची हुई 70% CO2 क्या करती है, 70% CO2 जल के साथ CO2 70% CO2 जल के साथ क्या बनाती है, H2CO3 हाइड्रोकार्बोनेट बनाती है। ठीक है, अब ये किसकी उपस्थिति बनाती है, एक Ca यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के माध्यम से ये हाइड्रोकार्बोनेट बनाती है। ठीक है, बनाती है और फिर ये वापस Ca के माध्यम से यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के माध्यम से वापस ये H+ व HCO3 में टूट जाता है और यही H+ मॉलिक्यूल कहाँ आते हैं, ग्लोबिन चेन के साथ कंबाइंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन सब की वजह से और तीसरा बात टेम्परेचर अधिक हाई होने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर टिश्यू को प्राप्त होने लगती है। भाई एक चीज़ ये भी तो समझे ना कि किस प्रकार से ऑक्सीजन, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट तो सेल और टिश्यू को तो मिलने से रही, इसके पीछे छूटने का रीज़न यह है यानी कि इसकी जो बॉन्डिंग टूटने का कारण यह है कि अब तो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होती है, दूसरी जो CO2 H2 के साथ जो H2CO3 बनाती है जिसमें से H+ और HCO3 बनता है, जिसमें H मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ते हैं जिसके माध्यम से ऑक्सीजन टूटकर या फिर यहाँ से रिमूव होकर टिश्यू को प्राप्त होती है। इस प्रकार से क्या होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सही समझ लिया। अब आगे हम ये देखते हैं कि HCO3 जो बनता रहता है किस में बन रहा है, ये RBC में बन रहा है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक होने लगती है तो क्या होता है कि ये अभिक्रिया वापस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये HCO3 किस में चला जाता है, प्लाज्मा में चला जाता है। जैसे ही HCO3 प्लाज्मा में जाता है तो बदले में देखो HCO3 प्लाज्मा में चला जाएगा तो H+ क्या करेगा, हमारी RBC में अम्लता अधिक दर्शाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अधिक मात्रा में होने की वजह से में भूचाल आने की संभावना, कहने का मतलब एक तरह से यानी कि अम्लता बहुत अधिक हो जाएगी। तो इसकी जो परास या इसके pH को मेंटेन रखने के लिए क्लोराइड RBC में ट्रांसफ़र किया जाता है, किस कहाँ से, प्लाज्मा से। तो इसे अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, इसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोराइड शिफ्टिंग बोलते हैं। ये कहलाता है हेमरबर्ग फिनोमेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब होता है क्या, ये तो हो गया CO2 का ट्रांसपोर्ट। अब वापस जैसे कि अब ये तो हो गया, अब CO2 बाहर निकलेगी कैसे, क्योंकि हमने देखा ही था, इस चीज़ को यहाँ समझे, जैसे कि क्लोराइड शिफ्ट हेमरबर्ग फिनोमेना कहलाता है अकर्स इन टिश्यू, यानी कि ये सारी प्रोसेस किस में हो रही है, टिश्यू में हो रही है।
व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि O2 अधिक इंक्रीज तो इन्फिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। देखो, अगर ऑक्सीजन का अधिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर अधिक पड़ेगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हेल्डन इफेक्ट। ठीक है। और हैमरबर्ग ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, क्लोराइड शिफ्टिंग, यानी कि प्लाज्मा से आरबीसी में क्लोराइड का शिफ्ट होना हैमरबर्ग फिनोमेना कहलाता है। और इसके अलावा बोहर इफेक्ट क्या कहलाता है, बोहर इफेक्ट कहलाएगा जिसमें CO2 की मात्रा अधिक होगी और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, इस तो वो क्या कहलाता है, बोहर इफेक्ट कहलाता है। अब ये प्रोसेस हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। देखो, जैसे ही आरबीसी है, हम यहाँ समझते हैं एक बार इसको। ये एल्वुलाई है, यार ब्लड वेसल्स है, और ये इसमें एक आरबीसी है। ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन, ये हीमोग्लोबिन है। होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि 7% CO2 प्लाज्मा में घुलनशील होती है और 93% आरबीसी में चली जाती है, जिसमें से 20 से 25% CO2 कहाँ जाएगी, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ कंबाइंड हो जाती है। और इसके साथ ही बची हुई CO2 जैसे कि 70% CO2 क्या हो रहेगी, ये जल के साथ कंबाइंड होकर एक मॉलिक्यूल बनाती है। एक रिएक्शन को अपन यहाँ समझे कि 70% CO2 जल के साथ क्या बनाती है, ये बनाती है H2CO3 बनाती है। ठीक है, H2CO3 यानी कि हाइड्रोकार्बोनेट बनाती है। अब जैसे ही ये अभिक्रिया बनती है, तो ये अभिक्रिया यानी कि ये हाइड्रोकार्बोनेट जो बनेगा, तो ये वापस ये किसकी उपस्थिति में हो रही क्रिया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू हो रही है, CA के द्वारा। ये वापस CA के द्वारा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा ये किस में टूट जाती है, HCO3, यानी कि इसके पास कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा, HCO3 और H। अब ये H जो बनता है, ये वाला H, ये कहाँ कंबाइंड होएगा, हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे CO2 और H आयन जुड़ते हैं, तो ऑक्सीजन आसानी से टूटकर या छूटकर चली जाती है कहाँ पे, टिश्यू के पास। इस प्रकार से अब जैसे ही ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, ATP, और CO2 बाहर निकल के वापस वही प्रोसेस हो जाता है। अब होगा क्या आगे कि हाँ, CO2 इसको मिल जाती है, और CO2 यहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही HCO3 बनता है, तो ये कार्बोनेट जैसे ही बनता है, हाइड्रोकार्बोनेट, ये अगर प्रोसेस ये चलती रहेगी तो हाइड्रोकार्बोनेट की मात्रा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्रिया में क्या होता है कि हाइड्रोकार्बोनेट प्लाज्मा से आरबीसी से प्लाज्मा में आ जाता है। और जैसे ही HCO3 आता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन आयन जैसे ही जुड़ते हैं, तो आरबीसी में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि अधिक अम्लता हो जाती है। तो इसके मेंटेन के लिए क्लोराइड प्लाज्मा से अंदर ट्रांसफ़र होता है, तो इसे अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या फिर जिसे अपन बोल सकते हैं हैमरबर्ग फिनोमेना। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, टिश्यू में हो रही है। ठीक है। ये सब क्रिया टिश्यू में हो रही है। अब क्या होगा कि ये सब होने के बाद अब CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। देखो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन की डीऑक्सीनेट ब्लड है, ये लंग अपना हार्ट है, ये ठीक है,
यहाँ पर डी ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है, डी ऑक्सीजनेट ब्लड, तो डी ऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 104, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, क्योंकि अधिक सांद्रता कम सांद्रता की ओर, ठीक है, 95 अपन को मिलने लगेगी। क्योंकि अगर हमने पढ़ाई था कि डी ऑक्सीजनेट ब्लड होता है तो इसमें बिल्कुल ही ऑक्सीजन ख़त्म नहीं होती, वहाँ पर ऑक्सीजन की कुछ मात्रा कम रह जाती है, जिसे अपन 40 दर्शाते हैं। और ऑक्सीजन की अपने अब यहाँ पर बात करें तो CO2 की अपन बात करें तो CO2 कितना है यहाँ पर 40, ठीक है, और यहाँ पर CO2 क्योंकि डी ऑक्सीजनेट है तो 45 mgHg है, ठीक है, mm है, ठीक है, 45 है। अब जैसे ये जा रहा है प्लाज्मा में घुल गई, अब यहाँ पर कंसंट्रेशन और यहाँ पर कंसंट्रेशन का अंतर देखें तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की मात्रा हम देखें तो कितनी है 20 से 25%, ठीक है, 20 से 25% है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन आती है तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है। अब ऑक्सीजन जैसे आएगी तो इसकी दूसरी बात इसकी कंसंट्रेशन की मात्रा भी कम है, और कंसंट्रेशन की मात्रा कम होने के कारण ये वाली CO2 आसानी से रिमूव होना स्टार्ट हो जाती है इधर की ओर। तो ये क्या कहलाता है, हेल्डन इफ़ेक्ट कहलाता है। देखो हेल्डन इफ़ेक्ट और एक बोर इफ़ेक्ट में क्या होता है, बोर इफ़ेक्ट में क्या होगा, बोर में इफ़ेक्ट में होगा कि ऑक्सीजन का टूटना कैसे, बोर इफ़ेक्ट यही कहलाता है कि जैसे CO2 की अधिक मात्रा, H+ आयन की अधिक मात्रा होना और ऑक्सीजन रिमूव होना, ऑक्सीजन की कम मात्रा यानी कि ऑक्सीजन इन डिक्रीज होना, ये कहलाता है बोर इफ़ेक्ट है। और हेल्डन इफ़ेक्ट कहलाएगा ऑक्सीजन का अधिक प्रेशर पड़ना, जैसे ही ऑक्सीजन अधिक प्रेशर पड़ रहा है तो CO2 की अधिक सांद्रता यहाँ पर है और कम सांद्रता यहाँ है, तो यहाँ से CO2 निकलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। पहले उसके बाद पहले ये ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कम सांद्रता है 7% थी यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी 20 से 25% है। तो उसके बाद ये CO2 का रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार से इसे अपन क्या बोलेंगे, हेल्डन इफ़ेक्ट कहते हैं। ये हमने देखी, ये यहाँ देख लो कि वहन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में 95 और प्रेशर बढ़ता जाता है, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2 इंक्रीज यानी कि CO2 की क्वांटिटी यहाँ पर कम है, यहाँ 7% पहले चली जाती है और फिर 20 से 25% जाती है, बाहर निकलती है। तो इसे अपन बोलते हैं हेल्डन इफ़ेक्ट, ठीक है। ये था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा लंग्स समझ लिया, ये हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ये कहलाएगा अपने क्लोराइड शिफ्टिंग कहाँ में हो रही है, टिश्यू में हो रही है। लेकिन होता है क्या, वापस एक चीज़ वापस ये भी देखनी है कि जैसे ये क्रिया होती रहती है तो वापस HCO3, क्योंकि ये CO2 का भी तो अपन ने जब रिएक्शन तैयार हो रही थी तो ये वाली CO2 को भी तो बाहर निकालना होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि जो HCO3 था यानी कि जो HCO3 था प्लाज्मा में, ठीक है, वो वापस कहाँ हो जाता है, RBC में वापस चला जाता है, और क्लोराइड जो वापस किस में आ जाता है, प्लाज्मा में हो जाता है। तो इसे अपन बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। जो क्रिया कहाँ होती है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट कहाँ होगा, लंग्स में होगा। ओनली क्लोराइड शिफ्ट की बात करें तो टिश्यू में होगा। अब जैसे हो रहा था तो ये CO2 को भी तो बाहर निष्कासित करना है, क्योंकि CO2 की मात्रा भी तो है ना। तो वापस ये क्रिया कैसे चलेगी, HCO3 CO3 बनेगा, फिर H2 बनेगा, फिर CO2। तो ये CO2 की मात्रा बढ़ना स्टार्ट होती है तो CO2 को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है रिवर्स क्लोराइड शिफ्टिंग, जो होती है किसमें, लंग्स में, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि हेल्डन इफ़ेक्ट और बोर इफ़ेक्ट क्या है, कि बोथ चेंज एफिनिटी हीमोग्लोबिन, यानी कि दोनों में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी चेंज होती है, ठीक है, दोनों की। हेल्डन इफ़ेक्ट में क्या हो रहा था,
हेल्डन इफेक्ट कहाँ हो रहा था, ये चीज़ें देखें कि ऑक्सीजन इंक्रीज, ऑक्सीजन तो इंक्रीज हो रहा था पर डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO2। हेल्डन इफेक्ट यानी कि CO2 की मात्रा डिक्रीज हो रही थी, ऑक्सीजन का अधिक प्रेशर पड़ रहा था, जो किस में हो रहा था, लंग्स में हो रहा था। ये चीज़ हमने देखी ली थी, जिससे कि आसानी से CO2 निकल रही थी। और बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट की बात करें तो CO2 इंक्रीज, बोहर इफेक्ट हमने देखा था CO2 इंक्रीज डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर O2 इन टिश्यू। यानी कि बोहर इफेक्ट क्या था कि बोहर इफेक्ट वो था जिसमें CO2 अधिक मात्रा में था, और CO2 अधिक मात्रा में था, इसी की वजह से तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से निकल कर कहाँ जा रही थी, टिश्यू को मिल रही थी। तो ये क्या कहला रहा था, बोहर इफेक्ट कहला रहा था। बोहर इफेक्ट में CO2 अधिक होगी और ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, इन टिश्यू में होगी। और हेल्डन इफेक्ट कहाँ होगा, लंग्स में होगा। और क्लोराइड शिफ्टिंग कहाँ होगा, लंग्स में होगा। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्टिंग कहाँ होगा, क्लोराइड शिफ्टिंग होगा टिश्यू में, और क्लोराइड रिवर्स कहाँ होगा, लंग्स में होगा। एक कुछ थ्योरी का जो पोर्शन रहता था अपने, एक बार इसको समझे। ब्रीदिंग जैसे हमने देख लिया था, समझ लिया था, लेकिन नोट्स के रूप में काम आएगा ये कि जो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है लंग्स व एटमॉस्फेयर के मध्य दाब प्रवणता उत्पन्न करने संचालित होती है। ठीक है, अंतःश्वसन क्रिया क्या होती है कि यह सक्रिय प्रोसेस होता है। सक्रिय प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें ATP बनता है, ऊर्जा कंज्यूम होती है। हमने पढ़ ही लिया था कि ATP का निर्माण होगा इसमें, तो ये एक तरह से एक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें डायफ्राम पेशियों बाएँ यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के संकुचनों से पेशी गुहा का आयतन बढ़ता है। अंतःश्वसन में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो आयतन, एक तो वक्षवायन थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ेगा, दूसरे इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्टैक्ट के वजह से इसमें एयर लंग्स में प्रवेश करती है। साथ ही डायफ्राम पेशी संकुचन, डायफ्राम चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिससे वक्षीय गुहा का आयतन अग्रपश्च तल पर एंटीरियर और पोस्टीरियर पर इसका आयतन वॉल्यूम बढ़ता है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। और इसके अलावा नेक्स्ट देखें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, वक्षीय पंजर ऊपर उठ जाता है, यानी कि जो हमारा थोरेसिक पिंजर है, जिसे अपन कैविटी का जो एक तरह से कंकाल जिसे अपन बोल सकते हैं, ऊपर उठकर वक्षीय गुहा यानी कि जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को बढ़ाता है और पृष्ठ अधर तल पर बढ़ाता है। निःश्वसन क्रिया की बात करें, वो तो था अंतःश्वसन और बाहर निकालना, यानी कि उपरोक्त पेशियों के शिथिलन यानी रिलैक्स के माध्यम से निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार की, क्योंकि बाहर निकालने में, श्वास बाहर निकालने में किसी प्रकार का ATP फॉर्मेट या फिर ATP का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वक्षीय गुहा आयतन घटता है, उसमें बढ़ता है, जिससे फुफ्फुसीय दाब बढ़ता है और बाहर वायु निकल जाती है। शांत सामान्य श्वसन कहलाता है उदरी श्वसन, और प्रभावी श्वसन कहलाता है वक्षीय श्वसन। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वैसे हमने समझ लिया था, एक बार और देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की प्रोटीन व ग्लोबिन की 4 श्रृंखलाएँ पाई जाती है। इसमें प्रोटीन व ग्लोबिन की 4 श्रृंखलाएँ पाई जाती है, 2 अल्फ़ा 2 बीटा की, जिसका हिमेरिन भाग में 4 हीम ग्रुप होते हैं। एक ग्राम हीमोग्लोबिन कुल 1.34 ml O2 का वहन कर सकता है। तो 100 ml ब्लड में के द्वारा 152 ml O2 का लगभग 20 ml O2 का परिवहन होता है। ठीक है, धन्यवाद।